नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल। चलिए शुभारंभ करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग डील करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया साइकियाट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, साइकियाट्रिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसे चलिए बहुत इजी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है। आज हम लोग डील कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया को कॉइन या फिर डिस्कवर कब हुआ था? सिजोफ्रेनिया कब डिस्कवर हुआ था? 1908 में सिजोफ्रेनिया डिस्कवर हुआ था। ठीक है, याद रखिए 1908 में सिजोफ्रेनिया डिस्कवर हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं कि सिजोफ्रेनिया कब डिस्कवर हुआ था, कब कॉइन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए सिजोफ्रेनिया 1908 में क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था। ठीक है, वर्ड सिजोफ्रेनिया 1908 में हमको पता चला। ठीक है, सिजोफ्रेनिया के बारे में हमको 1908 में पता चला। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि किसने डिस्कवर किया। एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे, एक स्विस साइकियाट्रिस्ट थे जिसका नाम था यूजन ब्लूलर। ठीक है, क्या नाम था? यूजन ब्लूलर। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपके EUGEN, यूजन BLEULER। यूजन ब्लूलर ने, स्विस साइकियाट्रिस्ट थे यूजन ब्लूलर, उसने क्या किया 1908 में क्या किया? सिजोफ्रेनिया को डिस्कवर किया। क्लियर हो गया। अब यहां पर बात आती है कि सिजोफ्रेनिया कैसे हुआ, सिजोफ्रेनिया का नाम कैसे पड़ा। तो सिजोफ्रेनिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। एक फर्स्ट दैट्स कॉल्ड सिक्सो एंड सेकंड दैट्स कॉल्ड फ्रेन। ठीक है, सिजोफ्रेन, सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन का मतलब होता है माइंड। मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़े तो इसका अर्थ होता है स्प्लिट माइंड। ठीक है, तो स्प्लिट माइंड इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। स्प्लिट का मतलब होता है टूटा हुआ, अलग हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो आगे हम लोग डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि एक्चुअली सिजोफ्रेनिया होता क्या है। अभी यही जान लीजिए कि सिजोफ्रेनिया कब कॉइन हुआ था। ये 1908 में कॉइन हुआ था। देन यूजन ब्लूलर जो थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। और सिजोफ्रेनिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है, दैट्स कॉल्ड सिक्सो एंड फ्रेन, दैट्स कॉल्ड स्प्लिट और माइंड। क्लियर हो गया। अगर हम दोनों को मिलाएं तो ये बनता है स्प्लिट माइंड। ठीक है, स्प्लिट माइंड इज कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। राइट, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। चलिए आगे चलते हैं और इजिली से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट डील करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। ठीक है, तो बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। अभी हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया क्या है। राइट, सिजोफ्रेनिया की परिभाषा क्या है। यहां पर बोलता है अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस characterized by specific psychological symptoms that affect the mood, regulation of emotion, thoughts, perception and behavior। एक बार और पढ़ देता हूं मैं। A group of mental illness characterized by specific psychological symptoms that affect the mood, regulation of emotion, through thought, perception and behavior। राइट, यहां पर क्या बोलता है डेफिनेशन, सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। राइट, सिजोफ्रेनिया क्या है? यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब पूरे मेंटल इलनेस का समूह है, ग्रुप है। राइट, कैरेक्टराइज बाय मतलब क्या चरित्र है उसका, क्या शो करता है, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या शो करता है वो, दैट अफेक्ट द मूड, मूड को अफेक्ट करता है। फर्स्ट दैट्स कॉल्ड अफेक्ट द मूड। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस को रेगुलेट करता है। थर्ड, थॉट्स, परसेप्शन एंड बिहेवियर, इन तीनों को भी रेगुलेट करता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहां पर बोलने का मतलब अगर हम सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया इज अ ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। राइट, मेंटल इलनेस का क्या है? ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या हमको देखने मिलता है, क्या क्या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि हमारा मूड क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा, हमारा इमोशंस रेगुलेट हो जाएगा, हमारा थॉट्स रेगुलेट हो जाएगा, हमारा परसेप्शन, हमारा बिहेवियर रेगुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम किसी से अपने
हमारा बिहेवियर में चेंजेस होने लगेगा, हम किसी से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर फियर आ जाएगा, ठीक है, हमारा जो बिहेव होगा दूसरे के साथ वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा, हो सकता है हम ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, हो सकता है ज्यादा इरिटेट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है, राइट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे एरिया होते हैं जो क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ इलनेस को एक्सप्रेस करता है, राइट, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस की, राइट। ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ सिजोफ्रेनिया, राइट। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मतलब होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, राइट, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, राइट। यहाँ पर कुछ साइन एंड सिम्टम्स है या फिर यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है बोर्ड पर। सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं डिल्यूजन, ठीक है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीव, ठीक है, फॉल्स बिलीव, ठीक है। इफ अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को डिल्यूजन है, ठीक है, किसी पेशेंट को हेलुसिनेशन है, किसी पेशेंट को डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, किसी पेशेंट को डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, तो ये सारे कैटेगरी, ये सारी चीजें अगर पेशेंट के अंदर दिख रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन उसे तभी हम सिजोफ्रेनिया कहेंगे अगर 2 या 2 से ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, 1 महीने तक किसी इंडिविजुअल पर दिखेंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स किसी भी इंडिविजुअल पर 1 महीने तक लगातार दिखेंगे, तभी हम उसे सिजोफ्रेनिया के कैटेगरी में डाल सकते हैं, राइट, क्लियर हो गया। तो हमको क्या क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कहीं डिल्यूजन तो नहीं है, फॉल्स बिलीफ तो नहीं हो रहा, पेशेंट को कहीं हेलुसिनेशन तो नहीं है, मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऐसा कोई हेलुसिनेशन तो नहीं है पेशेंट को, मतलब उसको कुछ दिख तो नहीं रहा है, कुछ आवाजें तो नहीं सुनाई दे रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, हम उसका स्पीच देखेंगे कि वो सही तरीके से बात कर पा रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अच्छे से किसी भी चीजों को बोल नहीं पा रहा। देन नेक्स्ट आता है डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, कहीं एक नॉर्मल कहीं बिहेवियर में डिस्टरबेंस तो नहीं है, या फिर वो सही से एटीट्यूड कर रहा है कि नहीं, कहीं ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, बहुत ज्यादा इरिटेबल तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सिजोफ्रेनिया को तब हम साबित कर पाएंगे जब ये साइन एंड सिम्टम्स या 2 से ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स 1 महीने तक किसी इंडिविजुअल पर दिखेंगे, तभी हम उसे सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसे हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, वो आगे बोर्ड पर चलते हैं और समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में एक और साइन एंड सिम्टम है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फर्स्ट दिस कॉल्ड एलोगिया, सेकेंड जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन, थर्ड जिसे हम कहते हैं एनेडोनिया, फोर्थ जिसे हम कहते हैं एम्बिवेलेंस, ठीक है। ये सिजोफ्रेनिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 4 A's। ये आपके वाइवा में भी पूछ सकता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि 4 A's क्या क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आते हैं आपके नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आता है सबसे पहला पॉइंट जिसे हम कहते हैं एलोगिया। एलोगिया का मतलब होता है लैक और डिक्लाइन इन स्पीच, ठीक है, या तो बहुत कम बोलेगा या तो फिर वो नकार देगा बोलने के लिए, वो कुछ भी आपको नहीं बोलेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्लियर हो गया। तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको एलोगिया देखने को मिलता है। एलोगिया का मतलब होता है लैक और डिक्लाइन इन स्पीच, स्पीच में कमी हो जाना, मतलब कम बोलना, या तो फिर कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है, स्टक हो जाएगा, कुछ भी चीजें नहीं बोलेगा, आप कितना भी पूछ लो वो आपको नहीं एक्सप्रेस करेगा, उसे हम कहते हैं एलोगिया। सेकेंड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक और डिक्लाइन इन मोटिवेशन, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, मोटिवेशन की कमी होगी, ठीक है, वो किसी भी काम करने में इच्छा जाहिर नहीं करेगा, किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी, कम हो जाएगा मोटिवेशन, ठीक है, उसके अंदर कोई भी काम करने की इच्छा जागरूक नहीं होगा या फिर इच्छा नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं एनेडोनिया, ठीक है। एनेडोनिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, ठीक है,
वो क्या करेगा, प्लेजर जो सीकिंग बिहेवियर होगा वो उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी चीज वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, कुछ भी अपने फीलिंग को आपको बताएगा नहीं, शेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा एक फोर्थ पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस, ठीक है। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग, मतलब आप समझ नहीं पाएंगे, फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वो क्या चीजें एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है, आप उसको असेस नहीं कर पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी एक नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, याद रखिए 4 A's सिजोफीनिया में 4 A's जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दिस कॉल्ड एलोगिया, सेकेंड दिस कॉल्ड एवोल्यूशन, थर्ड दिस कॉल्ड एम्बिवेलेंस, फोर्थ दिस कॉल्ड एनेडोनिया, ठीक है। या तो आप थर्ड एनेडोनिया भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सिजोफीनिया में, इसे याद कर लीजिए। एलोगिया का मतलब होता है लैक और डिक्लाइन इन स्पीच, स्पीच में कमी हो जाना। सेकेंड एवोल्यूशन का मतलब होता है लैक एंड डिक्लाइन इन मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी हो जाना। देन एनेडोनिया इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, मतलब अपने प्लेजर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा किसी से भी। देन एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग, मतलब आप असेस नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सा चीजें एक्सप्रेस कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर, जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर आता है, राइट। अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब मैं आपको पहले भी बताया है कि अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स 1 महीने तक किसी भी इंडिविजुअल पर दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सिजोफेनिया, या फिर वो जो इंडिविजुअल है वो सिजोफेनिया के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और इसके आगे और क्या क्या चीजें वो समझते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सिजोफीनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम इसको बहुत इजीली से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ बना लिया हूं बोर्ड पर, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बोर्ड से लिख लीजिएगा, बहुत इजीली से आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। क्लियर हो गया। मोस्टली बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सब कैटेगरीज भी होते हैं, लेकिन मैं मेनली आपको 5 इंपॉर्टेंट जो सिजोफीनिया है वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट सिजोफीनिया के टाइप्स होते हैं। क्लियर हो गया। फर्स्ट दिस कॉल्ड पैरानॉइड, सेकेंड दिस कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज, थर्ड दिस कॉल्ड कैटाटोनिक, फोर्थ दिस कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड एंड फिफ्थ दिस कॉल्ड रेसिडुअल सिजोफीनिया, ठीक है। फर्स्ट दिस कॉल्ड पैरानॉइड, second this called disorganized, third this called catatonic, fourth this called undifferentiated and fifth this called रेसिडुअल सिजोफीनिया, ठीक है। मैं बहुत इजीली से आपको समझाऊंगा, मैंने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको बहुत इजीली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पैरानॉइड सिजोफीनिया वो सिजोफीनिया होता है, सबसे पहले लेके चलते हैं। पैरानॉइड सिजोफीनिया वो सिजोफीनिया होता है जिसमें किसी भी पेशेंट को क्या होता है, सस्पिशियसनेस होता है। मतलब सस्पिशियसनेस का मतलब होता है शक करना, ठीक है। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है, सस्पिशन का मतलब होता है शक करना, ठीक है। उसको हमेशा ऐसे लगता है कि सीआईडी उसकी बात को सुन रहा है, सीआईडी उसके हर मैसेज को पढ़ता है, सीआईडी उसके कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का सस्पिशियसनेस है, एक टाइप का फीलिंग है जो पैरानॉइड सिजोफीनिया में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। पैरानॉइड सिजोफीनिया जनरली एक्सप्रेस करता है किसको, सस्पिशियसनेस को। पेशेंट बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहेगा, उसको लगेगा कि हर कोई मुझ पर नजर रख रहा है, गवर्नमेंट मुझ पर नजर रख रही है, सीआईडी मेरी बात को सुनती है, सीआईडी मेरे मैसेज को पढ़ती है। तो ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सिजोफीनिया होता है उसे हम कहते हैं पैरानॉइड सिजोफीनिया। याद रखिए पैरानॉइड सिजोफीनिया का मतलब सस्पिशियसनेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, उसमें हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइज सिजोफीनिया। जैसे नाम से ही प्रूफ होता है, डिसऑर्गेनाइज मतलब उसका बिहेवियर जो होगा वो क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, सही बिहेवियर नहीं होगा, सही चीजों का एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज, ठीक है। पुअर हाइजीन होगा, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होगा, प्रॉपरली आपसे वो किसी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं डिसऑर्गेनाइज सिजोफीनिया। तो जनरली सिंपल समझ लीजिए कि डिसऑर्गेनाइज सिजोफीनिया में डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है, राइट। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट, दिस कॉल्ड कैटाटोनिक सिजोफीनिया।
कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, स्ट्राइकिंग मोटर बिहेवियर। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है स्टक हो जाना, क्लियर हो गया, उसको बोलते हैं जो मोटर बिहेवियर होता है। कोई भी पेशेंट का मोटर बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या तो स्टक हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम देख रहे को क्या मिलता है हमको, यहाँ पर पेशेंट जो होता है म्यूटिज्म, मतलब या तो वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करेगा, अपने आप को म्यूट कर लेगा, ठीक है, या तो रिजिड बिहेवियर या फिर रिजिड मूवमेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे आपको उसको, रिजिड मूवमेंट, मतलब अपने बॉडी को स्टिफ कर लेगा, मूवमेंट नहीं करेगा। आप कितना भी उसके बॉडी को खींचने की कोशिश कर लीजिए, वो स्टिफ कर लेगा अपने आप को, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पेशेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। क्या, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या देखने को मिलता है हमको, स्ट्राइकिंग मोटर बिहेवियर, राइट। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया वो सिजोफ्रेनिया होता है जिसको ऐसा पेशेंट जो क्या करता है, उसको लगता है कि हाँ वो भगवान से बात करता है, उसे लगता है कि हाँ वो उसकी आवाज को सुनता है, ठीक है, या तो ये सुपर नेचुरल कुछ चीजें हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट जो सिजोफ्रेनिया आता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया का मतलब होता है लेफ्ट सम सिम्टम्स, मतलब रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया वो सिजोफ्रेनिया है जिसमें पेशेंट को सिजोफ्रेनिया पहले हो चुका है, राइट, उसके बाद वो ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ सिम्टम जो है वो उसके बच जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होते, मतलब ठीक हो जाते हैं लेकिन टाइम लगता है उन्हें ठीक होने में। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए, रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है कि किसी को भी इंडिविजुअल को अगर सिजोफ्रेनिया पहले हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को कुछ साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जनरली अगर आप मेडिसिन बढ़ा दोगे कुछ चीजें तो पेशेंट सेडेट हो जाएगा। इफ अगर पेशेंट का मेडिसिन आप कम कर दोगे तो पेशेंट एग्रेसिव हो जाएगा। तो समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि हम इसे कैसे टैकल करें, इसमें हमको कैसे डील करें, ठीक है। तो उससे हम कहते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, मतलब कुछ सिम्टम जो होते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं, कुछ सिम्टम जो होते हैं वो छूट जाते हैं, जो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए लगातार बहुत सालों तक मेडिसिन चलाना पड़ता है, ठीक है। तब धीरे धीरे क्या होता है, वो जो रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सरल वे में आपको समझाया हूं कि सबसे पहले जान लेते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया आपका सस्पिशियसनेस को डिनोट करता है, हाँ, ठीक है, जिसमें पेशेंट शक करेगा, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया में डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट प्रॉपर्ली बिहेव नहीं करेगा, उसका बिहेवियर जो होगा वो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। देन नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं कैटाटोनिक। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वो होता है जिसमें पेशेंट स्ट्राइकिंग मोटर बिहेवियर, मतलब या तो म्यूटिज्म हो जाएगा या तो अपने बॉडी को रिजिड कर लेगा, स्टिफ कर लेगा। देन नेक्स्ट जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, जैसे मैं भगवान की आवाज को सुन रहा हूँ, भगवान मुझसे बात करता है, ठीक है, मैं उसकी आवाज को सुन रहा हूँ, ये सारी चीजें वो सुनने के बाद क्या करेगा, आपको बोलेगा, लगातार बोलते रहेगा, ठीक है। तो वो होता है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। देन नेक्स्ट जो आता है रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, वो सिजोफ्रेनिया होता है जिसमें उसको सिजोफ्रेनिया पहले हो चुका होता है, देन क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट चल चुका होता है, लेकिन कुछ सिम्टम जो होते हैं वो बच जाते हैं, जो वापस क्या होता है, पेशेंट को रिगर्जिटेट कर रहा हो, वापस जो होता है पेशेंट को रिलैप्स कर रहा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। क्लियर हो गया। तो होप सो आपको टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली 5 टाइप्स है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया एंड रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं ईटियोलॉजी, मतलब कारण क्या है सिजोफ्रेनिया होने का, ठीक है। कोई जनरली स्पेसिफिक कारण नहीं किसी भी सिजोफ्रेनिया होने का, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं
ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इटियोलॉजी, मतलब कारण क्या है सिजोफ्रेनिया होने का। सबसे पहला कारण है दिस कॉल जेनेटिक्स, जिसका मतलब होता है अनुवांशिक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसमें बेसिकली जो होता है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं एज कंपेरिजन टू डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, यहाँ पर मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो 4 टाइम ज्यादा सफर करते हैं एज कंपेरिजन टू डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिस कॉल्ड डोपामिन हाइपोथेसिस। ठीक है, ये अजम्पशन का मतलब, हाइपोथेसिस का मतलब डोपामिन का अजम्पशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, डोपामिन का अजम्पशन कैसे होता है, हमारे अंदर हमारे माइंड में कुछ डोपामिन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है किसको, स्ट्रेस को, क्लियर होता है, और ये कनेक्ट करता है किसके साथ, हमारे लिम्बिक सिस्टम के साथ, जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हमारे मूड्स में क्या होता है, चेंजेस होने लग जाता है। ठीक है, तो इस डोपामिन के कारण क्या होता है, हमारे बिहेवियर, हमारे मूड्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा हो या फिर कम हुआ तो क्या होता है, ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कॉज करता है जो हमारे लिम्बिक सिस्टम में अफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है, हमारा मूड जो होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएशन करने लगता है, चेंज होने लग जाता है। देन थर्ड पॉइंट आता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोबायोलॉजी। ठीक है, न्यूरोबायोलॉजी में क्या होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हुए रहते ब्रेन में, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस है। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स में फुल्ली डेवलप नहीं होने के कारण ब्रेन में सिजोफ्रेनिया होने के चांस होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरोबायोलॉजी। ठीक है, चलिए, और इसके आगे और क्या चीजें हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, कुछ ऐसा ट्रॉमा हो गया जिसके कारण भी क्या हो सकता है, किसी भी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, या फिर कोई सोशियो कल्चरल फैक्टर है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, हमको सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होने का चांसेस है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट पार्ट क्या है सिजोफ्रेनिया का, तो बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, बेसिकली ट्रीटमेंट पार्ट में हम देखते हैं कि हम बहुत सारे थेरेपीज पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को रिकवर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन सा मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट दिस कॉल्ड इंडिविजुअल थेरेपी। हम बेसिकली पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, हम इंडिविजुअली फोकस करते हैं पेशेंट के ऊपर और पेशेंट के बिहेवियर को डेवलप करते हैं, पेशेंट को स्टेबल करते हैं, पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, पेशेंट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल थेरेपी। जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल थेरेपी। देन नेक्स्ट ग्रुप थेरेपी, हम पेशेंट को भी ग्रुप थेरेपी में इन्वॉल्व करते हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस ना करे, पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करे। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए, बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए हमको बिहेवियर थेरेपी की जरूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी उसका इंटरेस्ट है उस पर हम क्या करते हैं, उसका सोशल स्किल कराते हैं, उसको और डेवलप कराते हैं ताकि उसका माइंड जो हो क्या हो, डाइवर्ट रहे और वो अपने स्किल पर क्या करे, प्रॉपर्ली फोकस कर सके। देन नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन थेरेपी। माइंड को सप्रेस करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारे थेरेपीज हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। देन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी जो आता है वो होता है सपोर्टिव थेरेपी। देखिए क्या होता है, सडन किसी इंसिडेंट होने के कारण क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, सिजोफ्रेनिक हो जाता है, तो हम उसे अपने फैमिली से सपोर्ट से अलग नहीं करते। हमको क्या करना चाहिए, हमको पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए ताकि पेशेंट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी रिकवर हो। और सपोर्टिव थेरेपी जो होता है वो बहुत कारगर है। सपोर्टिव थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर एक सिचुएशन के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें थेरेपी थी जो हम पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम पेशेंट को इंडिविजुअल थेरेपी देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बिहेवियर थेरेपी देते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके और माइंड को डाइवर्ट कर सके। देन रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। तो ये सारे
चीजें हैं जो हम ट्रीटमेंट पार्ट पर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि हम कौन से फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं साइको फार्माकोलॉजिकली थेरेपी क्या क्या है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हम क्या देते हैं, टिपिकल ए साइकोटिक फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स देते हैं। टिपिकल ए साइकोटिक फर्स्ट जनरेशन देते हैं। अगर आपको चाहिए मेडिकेशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए या फिर आपको टीचिंग चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको टीचिंग दे दूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, टिपिकल ए साइकोटिक फर्स्ट जनरेशन ड्रग देते हैं जिसके अंदर क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन ये सारे ड्रग्स आते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, फ्लूफेनाजिन, ठीक है, ये सारे ड्रग्स आते हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा हम लोग एटिपिकल एनसाइकोटिक ड्रग देते हैं सेकेंड जनरेशन, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक सेकेंड जनरेशन ड्रग्स देते हैं जिसके अंदर एरिपिप्राजोल, ठीक है, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन और ओलेंजापिन ये सारे ड्रग्स आते हैं। ठीक है, एरिपिप्राजोल, क्लोजापिन, रेस्पेरिडोन और ओलेंजापिन, तो ये सारे ड्रग जो रहते हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम बेसिकली पेशेंट पर यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हम पेशेंट को यूज करते हैं ताकि पेशेंट का क्या हो, मूड स्टेबल हो और पेशेंट धीरे धीरे क्या हो, रिकवर हो। ठीक है, तो ये था आपका फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। इफ अगर आपको फार्माकोलॉजी के ऊपर भी चाहिए कि कौन से ड्रग्स कैसे कैसे होते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं आपको उसके बारे में भी टीचिंग करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी सिजोफ्रेनिया के बारे में। होप आपको बहुत इजी से अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। इफ अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और साथ साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अभी एग्जाम का समय नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप क्या शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।